सबसे पहले तो जितने भी कंजंक्शंस हमने स्टडी किए हैं, सारे के सारे कंजंक्शंस हमारे सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब इन कंजंक्शंस को हमें जो है प्रैक्टिस करना, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, वी शुड बी एबल टू यूज दैम इन अवर स्पोकन इंग्लिश। क्योंकि जब तक कोई कंटेंट आप प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में यूज नहीं कर पा रहे हो, अगर वो आपको आ भी जाता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो हम लोग इसको प्रैक्टिकली स्पोकन इंग्लिश में कैसे यूज करें, तो मैं चाहूंगा सबसे पहले इनके सारे मीनिंग आप क्लियर कर लें। एंड कंजंक्शन का मतलब होता है और, इसका मतलब होता है अथवा या फिर, ईदर और या आइदर और, इसका मतलब होता है या तो या फिर। ठीक है, ये दो सिचुएशंस के साथ में लगता है। मैंने कहा या तो यहां आओ या फिर वहां जाओ, आइदर कम हियर और गो देयर। तो ये इस तरीके से दो अलग अलग प्रेडिकेट के साथ हमने इसको यूज किया। ऐसे ही नाइदर नॉर, ना तो ना ही, पढ़ाता हूं कैसे यूज करना है। नॉट ओनली बट ऑल्सो का यूज हम करते हैं ही नहीं भी है। तो ये पांचों को मैंने एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि ये पांच ऐसे कंजंक्शंस हैं जो कि सब्जेक्ट, प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट तीनों के साथ यूज होते हैं। आप सबको अच्छे से मैं प्रीवियस सेशंस में बता चुका हूं। एज मतलब होता है जैसे, इफ मतलब होता है यदि, जैसा आप बोलते हो एज यू स्पीक, जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक, जैसा आप करते हो एज यू डू, जैसा आप समझते हो एज यू अंडरस्टैंड। ये इस तरीके से एज चलता है। इसके बाद होता है इफ। इफ मतलब होता है यदि, ये कंडीशन को शो अप करने के लिए होता है। याद रखना, इफ जिसके भी आगे लग जाता है उस सेंटेंस को हम कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन, यदि आप बोलोगे, इफ यू स्पीक, यदि आप मेरी मदद करोगे, इफ यू हेल्प मी, यू नो। तो इस तरीके से ये जो इफ है ये कंडीशनल सेंटेंस के आगे लगता है। और कंडीशनल सेंटेंस में दो सेंटेंस आते हैं, याद रखना। यदि आप सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, इफ यू लिसन यू विल अंडरस्टैंड। आगे हम लोग अभी समझेंगे। अनटिल अनलेस, जब तक नहीं, या फिर होता है यदि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है एज लॉन्ग एज, जब तक। ऐसे ही होता है एज सुन एज, ज्यों ही, जैसे ही, ज्यों ही, जैसे ही। ऐसे ही होता है एज फॉर एज, जहां तक। एज फॉर एज क्या होता है, जहां तक। एज वेल एज, साथ साथ। एज वेल एज क्या यूज होता है, साथ साथ। एज जितना उतना, जितना उतना। सो एज भी होता है जितना उतना। कैसे यूज करते हैं, बीच में एडजेक्टिव आता है। याद रखना, बीच में क्या लगाते हो, एडजेक्टिव लगाते हो, है ना। यहां भी बीच में एडजेक्टिव लगाते हो। ऐसे ही और भी होता है, जैसे एक होता है सो दैट, इसके बीच में भी एडजेक्टिव लगता है। एक होता है आपका टू, इसके बीच में भी याद रखना, यहां भी एडजेक्टिव लगता है और यहां भी बीच में एडजेक्टिव लगता है। एक होता है सच दैट, सच दैट के साथ में बीच में नाउन लगता है। ये आगे आपको सिखाएंगे अभी हम, है ना। ये रहे हैं, आपको ये पढ़ाया नहीं मैंने। एज इफ, मानो जैसे। नो सुनर, तो अभी हम एक काम करते हैं, पहले नो सुनर को हटा देते हैं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये अलग कैटेगरी का हो जाएगा, तो अभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले इतना सीख लेते हैं। आओ सबसे पहले इनकी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने कहा यहां आओ और इंग्लिश सीखो। कम हियर एंड लर्न इंग्लिश। मेरे साथ बोलना है आप सभी को, ऐसा नहीं कि बस सुन के काम चला रहे हो। यू ऑल हैव टू लिसन मी फर्स्ट बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम मेकिंग यू प्रैक्टिस। द पर्पस ऑफ दिस क्लास इज नॉट टू टीच यू all these things because in the previous sessions I have already taught you all these things. Today in this particular session we are just going to practice all these conjunctions that are used very much while talking. So the first one that we have is and. मैंने कहा सुनो और बोलो, listen and speak. पहले सुनो फिर बोलो, फर्स्ट लिसन एंड देन स्पीक। तो ये एंड मतलब और, फिर बोलो देन स्पीक। तो देन लगाया हमने और एंड भी लगाया। ऐसे मैंने कहा यहां आओ अथवा वहां जाओ, कम हियर और गो देयर। यहां बैठो अथवा वहां बैठो, सिट हियर और देयर। तो इस तरीके से जब हम बोलेंगे या तो यहां बैठो या फिर वहां बैठो, तो या तो लगा दिया मैंने, तो सिट आइदर हियर और देयर। मैं यहां पर सेंटेंसेस को लिखता चलता हूं। Sit either here or there. अब आप कहोगे क्या सर मैं ऐसा नहीं बना सकता, either sit here or sit there, या फिर सर मैं ऐसा नहीं बना सकता, either sit here or there। क्या मैं ऐसा नहीं बना सकता? तो मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि आप सबसे पहले ये बताओ कि यहां बैठो अथवा वहां बैठो, तो बात किसकी आ रही है, ऑब्जेक्ट की आ रही है। तो जब ऑब्जेक्ट की बात आ रही है तो आइदर को किसके आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट के आगे, और को भी किसके आगे लगाना है, ऑब्जेक्ट। तो वह आपकी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। लेकिन यही सेंटेंस मैंने कहा या तो यहां आओ या फिर वहां जाओ, इसमें हम इसको आगे क्यों लगा रहे हैं उसका रीजन है। आइदर, मैंने कहा या तो यहां आओ, आइदर कम हियर
और गो देयर। आप देख सकते हैं इसमें कम एक अलग वर्ब है, गो एक अलग वर्ब है, मतलब यहां पर पूरा प्रेडिकेट आपने लिया है तो यहां भी पूरा प्रेडिकेट आएगा। यहां सिर्फ आपने ऑब्जेक्ट लिया है तो यहां भी क्या आएगा, सिर्फ ऑब्जेक्ट आएगा। यह विशेष ध्यान देना है। ऐसे मैंने कहा या तो रवि या फिर सोहन वहां जाएंगे, तो जाने वाले दो लोग हैं, या तो रवि या फिर सोहन, तो अब ये आगे लगेगा, है ना, या तो रवि या फिर सोहन, आइदर रवि और सोहन विल गो देयर, मतलब दो में से कोई एक ही जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे। लेकिन दूसरा सेंटेंस देखना जिसमें मैं प्रेडिकेट के साथ लगाता हूं, तुम या तो क्रिकेट खेलते हो या फिर टीवी देखते हो, मतलब या तो क्रिकेट खेल रहे हो या फिर टीवी देख रहे हो, दो में से कोई एक काम करते हो आप। सो इंग्लिश में कहा जाता है यू आइदर प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी। अब एक क्वेश्चन ये होगा कि क्या सर मैं इस आइदर को आगे लगा दूंगा तो क्या सेंटेंस सही बनेगा? बिल्कुल नहीं सही बनेगा, पूरा गलत हो जाएगा। अगर आप ये कहोगे आइदर यू प्ले क्रिकेट और वॉच टीवी, तो ये गलत क्यों होगा? क्योंकि आर लगा रहे हैं आप प्रेडिकेट के आगे, तो इधर भी आइदर भी आपका किसके आगे लगेगा? प्रेडिकेट के आगे। विशेष ध्यान देना है। यहां पर देखो आपने आइदर लगाया सब्जेक्ट के आगे, तो आर भी लगा सब्जेक्ट के आगे, फिर आई आपकी वर्ब। अब तीसरा सेंटेंस देखना, तुम या तो हिंदी बोलते हो या फिर इंग्लिश, तो यू स्पीक, अब देखो यहां हमने वर्ब के आगे भी लगाया, अब ऑब्जेक्ट के आगे लगा रहा है, यू स्पीक आइदर इंग्लिश और हिंदी। Now you can see dear students, this is either or. I think you guys have understood it very well. और अगर ये समझ में आ गया ना तो आपको इसके आगे n लगा देना है, तो ये हो जाएगा neither। मैंने कहा ना तो यहां बैठो ना ही वहां बैठो, तो sit neither here nor there। ना तो यहां आओ ना ही वहां जाओ, neither come here nor go there। ना तो रवि ना ही सोहन वहां जाएंगे, neither रवि nor सोहन will go there। या तुम ना तो क्रिकेट खेलते हो ना ही टीवी देखते हो, you neither play cricket nor watch TV। तुम ना तो इंग्लिश बोलते हो ना ही हिंदी, you speak neither Hindi nor English। So this is the way to learn the things dear students। I hope कि आपके सबके दिमाग में ये चीज फिट हो गई होगी। इसके बाद अगला है नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आपका नाइदर नॉर आइदर और की तरह सब्जेक्ट प्रेडिकेट और ऑब्जेक्ट के साथ लगता है। देखो कैसे लगता है, मैंने कहा यही नहीं वहां भी बैठो, तो सिट नॉट ओनली हियर बट ऑल्सो देयर। नॉट ओनली सिट हियर बट ऑल्सो सिट देयर, यही नहीं वहां भी बैठो। ऐसे में कहूंगा आइदर कम हियर और गो देयर, तो नॉट ओनली कम हियर बट ऑल्सो गो देयर, यहीं मत आओ वहां भी जाओ। नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सोहन, मैं वाइट से इसको लिखता हूं, ध्यान देना। आइदर की जगह क्या लिखना है आपको? नॉट ओनली, और आर की जगह लिखना है बट ऑल्सो। ठीक है, आंसर क्या आएगा? नॉट ओनली रवि बट ऑल्सो सोहन विल गो देयर। ऐसे ही यू नॉट ओनली प्ले क्रिकेट बट ऑल्सो वॉच टीवी। ऐसे ही यू स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी, दीज वन। ठीक है, यू स्पीक नॉट ओनली इंग्लिश बट ऑल्सो हिंदी। आप इंग्लिश नहीं बोलते बल्कि हिंदी भी बोलते हैं। सो इस तरीके से आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो यूज होता है। इसके बाद है एज। एज मतलब क्या होता है? जैसे मैंने किया जैसा आपने कहा, मैंने किया जैसा आपने कहा, क्या बनेगा? मैंने किया जैसा आपने कहा। बताइए इंग्लिश में क्या कहोगे? जब आप इसकी इंग्लिश बनाओगे तो आपको क्या बनेगा? मैंने किया मतलब आई डिड, जैसा आपने कहा एज यू सेड, जैसा आपने निर्देश दिया एज यू इंस्ट्रक्टेड, जैसा आपने कमांड किया एज यू कमांडेड, आई डिड एज यू कमांडेड। मैंने बोला जैसा आपने बोला, आई स्पोक एज यू स्पोक। मैंने किया जैसा आपने कहा, आई डिड एज यू सेड। मैंने सोचा जैसा आपने सोचा, आई थॉट एज यू थॉट। सो एज जैसे के सेंस में आता है, जैसे की मीनिंग को कैरी करता है, तो ये बहुत प्यारा कंजंक्शन है। बिल्कुल आप इसको अपने दिमाग के अंदर आज फिट कर लो। एज मतलब जैसे, एज मतलब जैसे, जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक, वैसा बनते हो, यू बिकम द सेम। एज यू सो शैल यू रीप, ये प्रोवर्ब आप सबने पढ़ा होगा। एज यू सो शैल यू रीप, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो एज यू सो शैल यू रीप, एज का मतलब होता है जैसा, जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो इस तरीके से एज आपका वर्क करता है। इसके बाद नेक्स्ट है इफ। इफ मतलब होता है यदि।
मैं चाहूंगा एज के कुछ 2-3 सेंटेंस और आप लोग बनाएं। मैंने कहा मैं बोलूंगा जैसा आप कहोगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। आई विल स्पीक एज यू से बट आई हैव अ कंडीशन। आप है ना ऐसे सेंटेंस को इमेजिन करो, कहां जैसा जैसा आप और लगा सकते हो, तो इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस और भी शानदार होगी। इसके बाद नेक्स्ट है यदि। इफ मतलब होता है यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन। मेरे साथ बोलो आप लोग, अभी सिर्फ सारे काम छोड़ दो, पहले बोलो मेरे साथ। यदि आप सुनोगे, इफ यू लिसन की इफ यू विल लिसन, जी नहीं, इफ यू लिसन। तो मैंने कहा भाई जैसा आप बोलते हो एज यू स्पीक, जैसा आप सोचते हो एज यू थिंक। यदि आप बोलोगे, इफ यू स्पीक, यदि आप बोलोगे तो आप सीखोगे। If you speak, you will learn. Come on. If you speak, you will learn. Until and unless, जब तक नहीं, यदि नहीं, जब तक आप मेरी मदद नहीं करोगे ना, मैं आपकी मदद नहीं करूंगा। तो until और unless दोनों के बीच में एक माइनर डिफरेंस बताया था मैंने। तो until unless जो होता है वो किसको रिप्लेस करते हैं? if को रिप्लेस करता है। लेकिन याद रखना, if के बाद अगर नेगेटिव है तो ये लगने पर वो अफर्मेटिव बनेगा। चलो आगे आ जाओ। एज लॉन्ग एज, जब तक आप पढ़ाई करोगे, एज लॉन्ग एज यू स्टडी, जब तक आप यहां आओगे, एज लॉन्ग एज यू कम हियर, जब तक आप यहां आओगे आप इंग्लिश सीखोगे। एज लॉन्ग एज यू कम हियर यू विल लर्न इंग्लिश। आप इंग्लिश सीखोगे जब तक आप पढ़ाई करोगे। यू विल लर्न इंग्लिश एज लॉन्ग एज यू स्टडी। ठीक है, आप इस प्रॉब्लम का सामना करोगे जब तक आप जीवित रहोगे। यू विल फेस दिस प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू लीव। आप इस प्रॉब्लम का सामना करोगे जब तक कि आप जियोगे। यू विल फेस दिस प्रॉब्लम एज लॉन्ग एज यू लीव। तो एज लॉन्ग एज के बाद आने वाला सेंटेंस भी फ्यूचर का नहीं बनेगा, वो प्रेजेंट का बनेगा। ऐसे ही एज सुन एज, ज्यों ही वो वहां गया, एज सुन एज ही वेंट देयर, सभी खड़े हो गए, एवरीबडी स्टूड अप। जैसे ही पुलिस आई, एज सुन एज द पुलिस अराइव्ड, एज सुन एज द पुलिस कैम, द थीप्स ran away, थीप्स वहां से भाग गए। जहां तक मैं जानता हूं, एज फार एज आई नो, रवि कैन नॉट डू सो, रवि ऐसा नहीं कर सकता। एज फार एज आई टॉक अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स, सो इट हैज बिकम वेरी डर्टी दीज डेज। एज फार एज पॉलिटिक्स इज कंसर्न, सो इट हैज बिकम वेरी डर्टी दीज डेज। तो इस तरीके से एज फार एज का यूज करते हैं, बहुत ही सरल सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एंड आई इंसिस्ट टू ऑल टू यूज इट इन योर स्पोकन इंग्लिश गाइस। एंड और इधर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो एज, इफ, अंटिल, अनलेस, एज लॉन्ग एज सुन एज एंड एज फॉर एज। उम्मीद करता हूं कि इन 10-12 कंजंक्शंस को दिमाग में फिट हो गए होंगे। एक बार आप प्रैक्टिस करो, एक एक सेंटेंस को बनाओ, बार बार बनाओ एंड सी द मैजिक। आगे है एज वेल एज, साथ साथ। मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोल सकता हूं। आई कैन स्पीक इंग्लिश एज वेल एज फ्रेंच। मैं इंग्लिश के साथ साथ फ्रेंच भी बोल सकता हूं, तो आई कैन स्पीक फ्रेंच एज वेल एज इंग्लिश। तो एज वेल एज इंग्लिश के साथ साथ। इसके बाद नेक्स्ट है एज और बीच में लगता है एडजेक्टिव, तो जितना उतना का मीनिंग देता है। अब ये नई चीज क्या है इसको समझे। मैंने कहा रवि उतना ही होशियार है जितना कि सोहन। अब यहां देखो उतना जितना वाली सिचुएशन आ रही है, तो इनको कैसे इंग्लिश में बनाते हैं। तो बीच में जो एडजेक्टिव होता है या एडवर्ब होता है वो एज के बीच में आता है। तो होशियार यहां पर क्या है, एडजेक्टिव है, तो रवि सबसे पहले आ जाएगा। रवि इज एज, होशियार को कहते हैं हम सेंसिबल या इंटेलिजेंट या वाइज, जो भी बोलना चाहे, तो हमने सेंसिबल लिया है। रवि इज एज सेंसिबल एज सोहन। तो यहां पर रवि और सोहन को आप इक्वली बता रहे हो। तो जब भी कोई चीज को इक्वल बताते हो तो बीच में एडजेक्टिव लगाए। रवि उतना ही ऊंचा है जितना कि सोहन। रवि इज एज टॉल एज सोहन। ये बुक उतनी ही अच्छी जितनी कि वो बुक। दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक। मेरे साथ बोलो आप लोग, है ना। दिस बुक इज एज गुड एज दैट बुक। ये टॉपिक उतना ही टफ है जितना कि वो टॉपिक, जितना कि प्रीवियस टॉपिक, ये पहले वाला टॉपिक था। दिस टॉपिक इज एज टफ एज प्रीवियस वन। इंग्लिश उतनी ही आसान है जितनी कि हिंदी। इंग्लिश इज एज इजी एज हिंदी। इवन समटाइम्स इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी, but we feel it tough because we have never learned it. That is why. Okay, so Ravi is as sensible as Sohan. तुमने उतना ही बोला जितना कि मैंने। तो यहां पर उतना जितना जो है ये बोलने के सेंस में आ रहा है, तो आप इसको बोलोगे you spoke। अब जो ज्यादा कम है ना, इसके लिए लगता है एडवर्ब मच, तो बीच में आएगा मच। यहां पर ऐसा है, you spoke as much as I did या I spoke। ठीक है, तो ये रहा आपका एज मच एज, बीच में आपने मच लगाया जो आपका एडवर्ब है। तो एज के बीच में जो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है वो लगता है। चलो आगे ले चलता हूं, हमारे पास समय कम है। तो ये हो गया था नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये भी हो गया था। अब सो एज, अगर आप इसको नेगेटिव कर देते हैं तो उसमें सो एज लगा दो। जैसे देखो आप कहोगे
रवि उतना अच्छा नहीं है जितना कि सोहन, तो रवि इज नॉट सो, ठीक है। तो नेगेटिव में क्या लग जाता है? सो लग जाता है। अगर नेगेटिव में भी एज लगा दोगे तो ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं लिख देता हूं, तुम उतने ऊंचे नहीं है जितना कि रोहन, यू आर नॉट सो टॉल एज रोहन, ठीक है, दैट इज सो टॉल। आप देख सकते हैं यहां सो यूज किया हमने, सो भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं ऐसा। यू आर नॉट सो टॉल एज रोहन, यू आर नॉट एज टॉल एज रोहन। तो इस तरीके से, दो तरीके से ये आपके यूज होता है ना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है आपका, अगला हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट वन दैट वी हैव इज, ये हो गया, ये भी हो गया, एज लॉन्ग एज, ये भी हो गया, ये भी हो गया। एज इफ, एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। क्या होता है? मानो जैसे। मैंने कहा वो ऐसा व्यवहार करता है मानो जैसे वो मेरा दोस्त हो। ही बिहेव्स एज इफ ही इज माई फ्रेंड, मानो जैसे वो मेरा दोस्त हो। उसने ऐसे व्यवहार किया मानो जैसे वो मेरा दोस्त था। पास्ट में ही बिहेव्ड एज इफ ही वर माई फ्रेंड। याद रखना, एज इफ के बाद अगर पास्ट में लगाते हो तो वॉज और वर में से याद रखना वर लगाया जाता है। ये रूल है, एक एक्सेप्शन है आपका कुल मिला के, कि ही, शी, इट, नेम, आई, यू, वी, दे सबके साथ वर लगाना है आपको अगर सेंटेंस पास्ट का है तो, है ना। तो एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। एज इफ का मतलब क्या होता है? मानो जैसे। इसके बाद है सो दैट, फिर है टू और फिर है सच दैट। तो भाई इनको तीनों को समझने के लिए आपको चाहिए होगा थोड़ा सा पैशंस। आपको यह समझना होगा कि सो डैश डैश दैट, टू डैश डैश टू, सच, फिर यहां पर डैश डैश और फिर दैट। तो बीच में एडजेक्टिव लगता है, इसमें भी बीच में एडजेक्टिव लगता है और इसमें बीच में नाउन लगता है। तो ये तीनों को मैं यहां पर आपको पढ़ाना चाहूंगा, ध्यान देंगे आप लोग। अब आप यहां देखें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं किसकी? सो दैट की कैसे वर्क करता है। मैंने कहा रीना इतनी होशियार है कि वह कुछ भी कर सकती है। ये लो भाई, रीना करके कोई लड़की है, उसको बहुत ही होशियार बना दिया। तो आप कहोगे रीना इज सो इंटेलिजेंट, रीना इज सो सेंसिबल, इंटेलिजेंट, सेंसिबल, जो भी लिखना हो, इट्स अप टू यू। रीना इज सो इंटेलिजेंट, रीना इज सो सेंसिबल दैट, ठीक है, वह कुछ भी कर सकती है। शी कैन डू, कुछ भी को इंग्लिश में कहा जाता है एनीथिंग, है ना। तो अब आप देख सकते हैं ये रहा सो, ये रहा दैट और बीच में रहा आपका एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये ऐसे यूज होता है आपका, ध्यान रखिएगा। तो सो दैट के बीच में क्या लगाते हैं स्टूडेंट? हम लोग एडजेक्टिव लगाते हैं। मैंने कहा दिस इज टू लाइट, दिस इज सो गुड दैट यू विल लाइक इट। ये इतना अच्छा है, सो गुड दैट यू विल लाइक इट, ये इतना अच्छा है कि आपको पसंद आएगा। तो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं किसी के अंदर, कोई अच्छी चीज है, कोई अच्छा एडजेक्टिव आ रहा है, पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो वहां पर सो दैट लगाया जाता है। लेकिन अगर कोई नेगेटिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे मान लो, ध्यान देना, मैंने कहा टू हॉट, टू टफ, टू हैवी, ये सब कैसे है? टू हॉट मतलब बहुत ज्यादा गर्म है, टू टफ मतलब बहुत ज्यादा कठिन है, टू हैवी मतलब बहुत ज्यादा हैवी है, ठीक है। टू सेंसिबल, टू इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि इंटेलिजेंट, सेंसिबल ये पॉजिटिव चीज है, लेकिन हैवी क्या है? कोई चीज उठेगी नहीं आपसे, तो नेगेटिव मीनिंग दे रहा है। तो मैंने कहा द टी इज टू हॉट टू टेक, तो इसका मतलब होगा चाय इतनी गर्म है कि हम इसे पी नहीं सकते हैं। तो टी इज टू हॉट टू टेक, याद रखना, इसमें टू के बाद में एडजेक्टिव लगता है और ये टू के जस्ट बाद फिर वर्ब आती है, ये विशेष ध्यान देना है आपको। ये देखो, टी इज टू हॉट टू टेक, ये टेक डायरेक्ट वर्ब आ गई। चाय इतनी गर्म है कि हम पी नहीं सकते। ऐसे ही द क्वेश्चन इज टू टफ टू सॉल्व, ध्यान दीजिएगा सभी। द क्वेश्चन इज टू टफ टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू टफ
टू टफ मतलब क्या है, बहुत ज्यादा टफ है। टू सॉल्व मतलब सॉल्व करने के लिए। द क्वेश्चन इज टू टफ टू सॉल्व, द क्वेश्चन इज टू टफ टू सॉल्व, क्वेश्चन इतना टफ है कि इसको सॉल्व नहीं कर सकते। दिस इज द सिचुएशन। इसके बाद है, मैंने कहा द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, LIFT लिफ्ट, ठीक है। द बॉक्स इज टू हैवी, बॉक्स कैसा है, बहुत ज्यादा हैवी है। टू लिफ्ट कि हम उसको उठा नहीं सकते। द बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, बॉक्स इतना हैवी है कि उसको हम उठा नहीं सकते। तो यू कैन सी डियर स्टूडेंट, टू हॉट टू टेक, टू टफ टू सॉल्व, टू हैवी टू लिफ्ट, मतलब अगर टू लगाया तो वो नेगेटिव मीनिंग ही देगा, इस चीज का विशेष ध्यान रखना है। तो सो दैट के बाद में पूरा सेंटेंस आता है, टू के बाद एडजेक्टिव आकर डायरेक्ट वर्ब आता है, मतलब पूरा सेंटेंस नहीं आता लेकिन मीनिंग पूरा देता है। अगला जो है आपका सो दैट के बाद में है सच दैट। अब सच दैट कैसे वर्क करता है, सच दैट कैसे यूज होता है वो समझेंगे आप लोग सभी। सच दैट, इसके बीच में नाउन आता है। क्या आता है, नाउन। मैंने कहा ध्यान दीजिएगा, रवि एक ऐसा लड़का है, रवि सच अ बॉय, रवि इज सच अ बॉय। ये देखो सच के बाद में नाउन आया, दैट एवरीबडी लाइक्स हिम। रवि एक ऐसा लड़का है जिसे सभी पसंद करते हैं। तो देखो सच के बाद में क्या लगाया हमने, बॉय, और फिर ये दैट आया। दिस इज सच अ क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज आस्क्ड, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। दिस इज सच अ क्वेश्चन दैट इज ऑलवेज आस्क्ड इन द एग्जाम, एग्जामिनर का फेवरेट है वो। तो देखो आप यहां पर सच के बाद में क्वेश्चन क्या आया, नाउन आया। तो आपको क्या याद रखना है कि सच दैट के बीच में नाउन आता है, सो दैट के बीच में एडजेक्टिव आता है, टू के बीच में भी एडजेक्टिव आता है। तो एडजेक्टिव और नाउन पहले समझ लेना क्या होता है। एडजेक्टिव जो विशेषता बताए, जैसे मैंने कहा लड़का कैसा है, तो आपने कहा लड़का स्मार्ट है, लड़का क्रिएटिव है, लड़का डल है। बॉक्स कैसा है, तो बोले बॉक्स हैवी है। बॉक्स कैसा है, बॉक्स ब्लैक है, बॉक्स ग्रीन है, बॉक्स येलो है ना। तो येलो, ग्रीन, स्मार्ट, क्रिएटिव, डल, हैवी, इंटेलिजेंट, टफ, है ना, ये सारे के सारे वर्ड जो है, हॉट, कोल्ड, ये सारी के सारे जो वर्ड हैं ये आपके एडजेक्टिव होते हैं। तो एडजेक्टिव्स मतलब कैसा है तो एडजेक्टिव है। कोई चीज आप खरीदने गए, तो मैंने कहा भाई कैसा है, तो आपने कहा महंगा है, तो एक्सपेंसिव क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। मैंने कहा ये इतना महंगा है कि आप खरीद नहीं सकते, दिस इज सो एक्सपेंसिव दैट यू कैन नॉट बाय। देखो भाई अब आप चेन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी हैं। सो दैट बता दिया, सच दैट बता दिया, टू बता दिया, है ना, एज इफ बता दिया, सो एज बता दिया, ये सारा सब कुछ बता दिया।